नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं अब तक की सभी बड़े और अहम खबरों से भरा हुआ ये बुलेटिन आपके लिए। सबसे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। हादसे के तीसरे दिन हालात का जायजा लेने प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे मोरबी। घटनास्थल का किया मुआयना, अस्पताल में पीड़ितों से की मुलाकात, अधिकारियों संग मीटिंग की। रेस्क्यू ऑपरेशन में बची है 177 जानें। तिहाड़ में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बीजेपी का बड़ा हमला। जेल में सुविधा देने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से लिए 50 करोड़ वसूली का आरोप। 7 महीने के शिखर पर पहुंचा बाजार, निफ्टी 18,100 के पार। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज रही तेजी। आईटी, फार्मा और पावर शेयरों में अच्छी खरीदारी का दिन। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर बंद। अक्टूबर में टैक्स से जोरदार कमाई, जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ के पार, इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। 10 साल में दोगुनी होगी भारत की जीडीपी, इक्विटी मार्केट कैप भी होगा 10,000 अरब डॉलर के पार। मॉर्गन स्टैनली की बड़ी रिपोर्ट, कहा भारत का है ये दशक। अक्टूबर में मिलीजुली रही ऑटो कंपनियों की बिक्री, मारुति ने बेची अनुमान से कम गाड़ियां, तो सेमीकंडक्टर की कमी का उत्पादन पर पड़ा असर। बजाज ऑटो की बिक्री घटी लेकिन रही एस्टिमेट से ज्यादा। और दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़ा इस सीजन का रिकॉर्ड, 551 एक्यूआई के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। पंजाब में नहीं थम पराली जलाने का सिलसिला। मोरबी हादसे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हालात का जायजा लेने मोरबी पहुंचे। अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। कुछ देर तक प्रधानमंत्री ने ब्रिज के पास ही मुआयना किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां रेस्क्यू मिशन करने वाले कुछ टीमों से भी मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पीड़ितों से मिलने हॉस्पिटल भी गए। इलाज करा रहे पीड़ितों से उन्होंने बातचीत की और उनका हालचाल लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। इस मीटिंग में उन्होंने किस तरह ये घटना घटी, क्या इसके कारण रहे, कैसी जांच हो रही है, ये सभी अहम विषय उठाए। केतन जोशी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। तो केतन, प्रधानमंत्री मोदी आज मोरबी पहुंचे और डेफिनेटली एक बड़ी घटना, और खुद प्रधानमंत्री वहां पर गए, हालात का खुद जायजा लिया, अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की। उनके आने के बाद चीजें किस तरीके से बदल रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो 3 जगह का दौरा किया। एक तो जहां पर ये पूरी घटना हुई, वो मोरबी मच्छू डैम वाला जो ब्रिज है वहां पर वो गए। उसके बाद अस्पताल में जो लोग अभी भी भर्ती है उनका हालचाल जाना, और बाद में वो मोरबी एसपी ऑफिस पे आए, जहां पर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी की। और साथ ही साथ जो लोग इसमें जान गंवा चुके हैं उनके परिवारजनों से भी उनकी मुलाकात की। तो जो महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग में, वो ये है कि उन्होंने कहा कि पहले तो इनका फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, जो भी आपको एविडेंस मिलते हैं, ताकि पता चले कि आखिरकार इस पूरी घटना की असली वजह क्या है, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए पूरे देश में। मान लो कभी भी इस तरह का हादसा होता है तो किस तरह से क्विक रिस्पांस लेकर 48 घंटे में पूरा का पूरा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया गया। तो एक डॉक्यूमेंटेशन इसकी आप बनाइए और केंद्र सरकार को दीजिए, ताकि हर राज्य को इसकी एक जरूरत पड़ने पर वो काम आए। और महत्वपूर्ण चीज एक ये भी सामने आई है कि जो मृतक परिवारजनों से प्रधानमंत्री मिले तो सबको यही आश्वासन दिया कि हम किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, हम इसकी तय तक जाएंगे। और राज्य सरकार को ऐसा निर्देश भी दिया है कि अभी जो मौत का आंकड़ा 135 है, क्या वो सही है या तो इनसे भी आगे मौत हो सकती है, तो इनके ऊपर भी एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने दूध का दूध और पानी का पानी हो, इस तरह से जांच आगे ले जाने के लिए कहा है। और जो सूत्र ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, जो एसआईटी बनाई है 5 सदस्यों की, वो जल्द ही राज्य सरकार को रिपोर्ट सुपुर्द करेगी, और जो प्रधानमंत्री ने कुछ सजेशन किए हैं उसके ऊपर भी वो काम करेंगे। जी।
ठीक है, तो ये आज प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद चीज़ों में वहाँ कुछ हलचल आई है। खासतौर पे घटना कैसे घटी, क्यों घटी, कौन जिम्मेदार, ये अहम सवाल है और उस पर अब जांच तेज होती नजर आएगी। वहीं अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन में 170 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। इनकी कोशिशें हर एक जिंदगी को बचाने की है। इंडियन नेवी और एनडीआरएफ के डीप डाइवर्स हैं जो सर्च ऑपरेशन में अभी भी लगे हुए हैं। घायलों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी तक जानकारी के हिसाब से 135 लोगों की मौत हो चुकी है। लापता अभी भी 2 लोग हैं। अस्पताल में 17 घायलों का इलाज भी जारी है। इस बीच मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से 2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी हुआ है। अभी तक में 135 लोग इस हादसे में नहीं रहे। हर व्यक्ति जो गुजर गए हैं उनके परिवार को 4 लाख रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने जाहिर की है। और सिर्फ जाहिर किया नहीं, कल रात तक में सबको उसके चेक दे दिए गए हैं। 2 लाख रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री के उससे जाहिर हुए हैं। गुजरात के मोरबी में रविवार को हुए पुल हादसे में पुलिस की शुरुआती जांच में हर लेवल पर लापरवाही ही सामने आ रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक नगर पालिका और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। ब्रिज पर एक साथ कितने लोग को जाने दिया जाएगा, इसको लेकर भी कोई प्लानिंग नहीं थी। माना यही जा रहा है कि ब्रिज के ऊपर एक वक्त में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से कई गुना ज़्यादा लोग पहुंचे और ये भी एक कारण है कि ब्रिज जो है वो टूट गया। चलिए, केतन हमारे साथ बने हुए हैं। तो केतन, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। एसआईटी का आपने जिक्र किया। एक तो ये सवाल बड़ा आ रहा है कि ओरेवा एक बड़ी कंपनी, जानी मानी कंपनी, लेकिन काम करती है घड़ी बनाने का, कैलकुलेटर बनाने का। उसको ये इस ब्रिज का काम देने का क्या मतलब था, कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, ये सवाल है। फिर ये काम किस तरीके से किया गया, आखिर क्या 6-7 महीने की मरम्मत के बाद 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ये पुल ऐसे कैसे ढह गया पहली बार में? क्या कैपेसिटी से ज़्यादा लोग पहुंचे थे? जो टिकटिंग की व्यवस्था की गई थी उसका क्या हुआ? यानी हर लेवल पर लापरवाही लग रही है। बात यहां पर और भी उठ रही है। विपक्ष करप्शन के भी आरोप लगा रहा है। राज्य सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया है उसकी जांच कहां तक पहुंची है? 9 लोगों की गिरफ्तारी कल हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या? चलिए, कोशिश होगी केतन से बात की जाए। शायद फिलहाल हमारा संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन ये अहम सवाल जरूर बने रहेंगे और एसआईटी की भी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इनके सवालों के जवाब ढूंढे कि आखिर इस हादसे के पीछे असल वजह क्या रही और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। इधर जैसा हमने कहा कि मोरबी पुल हादसे पर सियासत भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोरबी हादसा लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को पुल का टेंडर दिया गया था उसे इस काम करने का कोई अनुभव नहीं था। सबसे पहले तो मोरबी के अंदर जो इतने सारे लोगों की मौत हो गई, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। प्रभु ने अपने चरणों में शरण दे। जो लोग अस्वस्थ हैं, जो घायल हैं, भगवान उनको जल्दी से ठीक करे ताकि वो अपने अपने घरों में जा सकें। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। इधर मोरबी हादसे के बाद एहतियात के तौर पर अहमदाबाद के अटल ब्रिज पर टूरिस्टों की संख्या को नियंत्रित कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे राज्य में जहां जहां ब्रिज और रोपवे हैं वहां कड़ाई की गई है। अहमदाबाद में हाल ही में खुले अटल ब्रिज पर भी टूरिस्ट की संख्या लिमिट कर दी गई है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने जाके इसका जायजा लिया। मोरबी पुल दुर्घटना का असर अहमदाबाद के इस अटल ब्रिज पर भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने यहां पर अब 1 घंटे में सिर्फ 3000 लोगों को ही आने की अनुमति दी है, जो पहले 12000 तक की थी। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी नया है, अगस्त महीने में ही इसको खुला किया गया है। आइए हम कुछ पर्यटकों से बात करते हैं जो ये ब्रिज देखने आए हैं। अच्छा, मोरबी की घटना के बाद आपको डर लगता है और जो प्रशासन ने ये कदम उठाया है इसको आप किस तरह से देख रही है? ये कदम उठाया है
है वो तो सही है, पर मुझे कोई डर नहीं लगता। ये जिस टेक्नोलॉजी से बना है उसके हिसाब से यहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं है। मतलब ब्रिज तो कई सारे होते हैं, हैवी व्हीकल्स भी निकलते हैं। तो ये जो घटना हुई वो झूलता मीनारा था जो 150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का था और वो टूट सकता है क्योंकि वो पुराना हो गया है, मेंटेन नहीं किया गया। यहाँ पर ऐसी कोई सलामती की मतलब ऐसी कोई हमें डर नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। और रिस्ट्रिक्शन तो ठीक है, भीड़ को टालने के लिए आप पूरा साल पड़ा है, आप विजिट कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि त्योहारों में आप चले जाओ और भीड़ जमा कर दो। तो ये उनका डिसीजन कुछ हद से सही है, पर डरने की कोई बात नहीं है। तो लोगों में डर उतना नहीं है, लेकिन सरकार का ये जो निर्णय है ये काफ़ी अच्छा है। सिर्फ अटल ब्रिज के लिए नहीं, लेकिन गुजरात में जितने भी ब्रिज है या तो रोपवे है, उनका मेंटेनेंस और फिटनेस की भी पूरी एक ऑर्डर दे दी गई है कि कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए जो मोरबी में हुआ हो। लेकिन अब से लेकर लोग भी सचेत हैं और सरकार भी। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बात हो रही थी अभी अहमदाबाद की, माफ कीजिए मोरबी की, और अरविंद केजरीवाल को हम सुन रहे थे कि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं पुल की मरम्मत को लेकर। इधर दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से खलबली मच गई है। इस बार आम आदमी पार्टी पर वसूली का आरोप लग गया है। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाया है। सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सुकेश ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो सत्येंद्र जैन को 2015 से जानते थे। जैन ने दक्षिण भारत में पार्टी में अहम पद देने का वादा किया था जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। सुकेश का आरोप है कि उनकी 2019 में सत्येंद्र जैन और उनके सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी। जेल में सुरक्षा देने के लिए उन पर हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी देने का दबाव बनाया गया। सुकेश का आरोप है कि उसने आप नेता को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिया भी। सुकेश के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को वसूली पार्टी बताया है। ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के 4 दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, यह सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। तो इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ठगी के आरोपी पर विश्वास करती है। बीजेपी मोरबी के हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। इधर सुकेश चंद्रशेखर के वकील एके सिंह का कहना है कि सुकेश की चिट्ठी की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। सुकेश के लेटर से जेल में वसूली रैकेट का पर्दाफाश हो गया है। See, as a counsel, I cannot challenge the credibility of the letter of my client itself. Right? It's a duty of the investigating agency who can investigate the matter thoroughly and challenge the credibility and information. This letter is basically an exposing the extortion racket prevailing inside the jail campus. And in connivance with the topmost senior jail officers as well as the other political persons also that has been named in that complaint. It's not a letter, it's a basically complaint. इधर वसूली के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ जांच की जानी चाहिए।
I think it's a very, very serious charge. And I would say that the CBI must investigate not only Satinder Jain, but in Aam Aadmi Party, we all know that nothing happens without Kejriwal's approval or his knowledge. So he also has to be put under this scanner. And if there is even 1% truth in this, then the government must, should, and will have to resign. तो दिल्ली में वसूली के आरोपों पर क्यों मचा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी बहस शाम 7:57 पर। अब से कुछ देर बाद दिल्ली पॉलिटिक्स वसूली का ट्विस्ट। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। बाजार आज 7 महीने के शिखर पर पहुंच गया। आज सेंसेक्स 375 पॉइंट चढ़कर 61,121 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 133 पॉइंट की बढ़त बनाकर 18,100 के आंकड़े को पार किया। आज बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स भी अच्छी खासी तेजी में रहे। क्या कारण था इस तेजी का, ये बताएंगे सुमित जो हमारे साथ है। सुमित, आज की तेजी के पीछे जो बड़े फैक्टर्स थे वो क्या रहे? देखिए, आज लगातार जो मार्केट में तेजी का सिलसिला था जो पिछले हफ्ते से कैरी फॉरवर्ड है वो भी अभी भी जारी है और इंडेक्स 18,200 के इर्द गिर्द पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन लास्ट तक आते आते करीब 1% की तेजी के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में मूव था, इसके अलावा आज फाइनेंशियल्स में मूव थे, साथ ही साथ आज पूरा फार्मा और आईटी जहां पर कुछ हद तक सिलेक्टिव बाइंग बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, एक अच्छा मूव वहां पर भी था। और ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक या फाइनेंशियल्स जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंचते दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेजी का सिलसिला जो मार्केट ने गैदर किया हुआ है वो अभी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित। तो आज शानदार रहा बाजार के लिए दिन, और बाजार भले ही इस समय तेजी में हो पर निवेशक खरीदारी की जल्दबाजी ना करें, ये कहना है प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट का। दिलीप भट्ट के अनुसार इस वक्त बाजार को लेकर सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इंटरेस्ट रेट जो हाई रहने वाला है और उसके साथ ही साथ जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रहा है, तो ये दोनों को हम साथ में देखें तो इक्विटी में पैसा जरूर कम हो जाएगा ऑन अ माइक्रो बेसिस। और अगर हम वैसे भी देखें कि इक्विटी से भी बॉन्ड में पैसा जा रहा है, ये एक बात हो रहा है। और इंडिया में जो हमने देखा अभी के पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में कि एफआईआईज हैव कम बैक, और खास करके कल अगर हम देखें तो काफी अच्छा बड़ा बाइंग था। लेकिन इसको ये माना जाए कि शायद एफआईआईज हैव नाउ बिकम अ सेक्युलर बायर, मे नॉट बी। मुझे लगता है अभी भी जरा वेट करेंगे, बिकॉज करेंसी इज समथिंग व्हिच इज स्टिल वेरी वेरी डाइसी। शायद एफआईआई आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे, मुझे ये नहीं लगता है कि शायद वो जोर से बाय करेंगे। रिस्क लिमिटेड लग रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद साइडवेज या यहां से कंसोलिडेशन होगा। एंड वन शुड नॉट बी टू मच इन अ हरी टू रश इनटू द मार्केट एंड बाय। अगर हम खास करके देखें कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी पेन बहुत है और लिमिटेड स्टॉक्स इन द निफ्टी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ये दशक भारत का है और आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा, यह कहना है मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की ग्रोथ पर एक बड़ी और विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। हमारे सहयोगी यतिन मोता ने इसे विस्तार के साथ पढ़ा है, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कहती है रिपोर्ट इंडिया के लिए। तो यतिन, बताइए कि यह दशक कैसे भारत का होने जा रहा है। दिग्गज फॉरेन ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इंडिया आगे चलते हुए सबसे टॉप ग्लोबल इकोनॉमी हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली का मानना यह है कि अगले 10 साल जो हैं वो भारत के रहेंगे। इनको लगता है कि अगले 10 सालों में जीडीपी ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। इनफैक्ट अगर हम देखें जो 3 डेटा पॉइंट्स मॉर्गन स्टैनली अपने रिपोर्ट में मेंशन किए हैं, उनमें सबसे पहले इक्विटी मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, जो आज लगभग $3,500 अरब डॉलर के आसपास है। ये अगले 10 सालों में लगभग $10,000 अरब डॉलर के आसपास हो जाएगा। जीडीपी की अगर हम बात करें जो लगभग $3,200 अरब डॉलर के आसपास है, वो लगभग $8,000 अरब डॉलर्स के आसपास मॉर्गन स्टैनली के एस्टिमेट के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो है, वो आपको लगभग 2-2.25% से बढ़ता हुआ दिखाई देगा 4.5% पे अगले 10 सालों में, जो काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर होता है ग्रोथ के लिहाज से। ये सब ग्रोथ कौन से पिलर्स पे होगी? 4 इंपॉर्टेंट पहलू जो मॉर्गन स्टैनली को लगता है जिसके कारण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और बड़ी ग्रोथ होगी। उस पर सबसे पहले डेमोग्राफिक्स, दूसरा डिजिटलाइजेशन, तीसरा डीकार्बनाइजेशन यानी कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस, और चौथा डीग्लोबलाइजेशन जो आत्मनिर्भर भारत के तहत आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2031 तक लगभग $7.5 ट्रिलियन के आसपास हमारी जीडीपी पहुंच जाएगी।
यानी अगले 10 सालों में रन रेट काफी हेल्दी रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या इक्विटी मार्केट कैप की बात करें तो यहां भी जबरदस्त तरीके से आपको 11% सालाना कंपाउंडिंग के लिहाज से $10 ट्रिलियन के आसपास हमारी इक्विटी मार्केट कैप नजर आएगी, जो लगभग करंट लेवल से 3 गुना है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट का यहां जबरदस्त जोर है, लगभग 15.5% जो अभी जीडीपी का है वो बढ़ के मैन्युफैक्चरिंग 21% हो जाएगा 2031 तक, जो भी एक बड़ा सिल्वर लाइनिंग। ये कैसे होगा? पीएलआई स्कीम के जरिए गवर्नमेंट का काफी जबरदस्त फोकस है। पीएलआई स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। लेबर लॉज में सरकार काफी सारे चेंजेस कर रही है, काफी बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे भी गवर्नमेंट काफी इंप्रूवमेंट दिखा रही है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग को अच्छी खासी सिल्वर लाइनिंग मिलेगी। राइट, तो एक विस्तृत रिपोर्ट अगले 10 साल का भारत का रोड मैप, कैसे दशक भारत का होगा और किस तरह से हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद एक अलग तरह की पॉलिटिकल न्यूज आपको दिखाएंगे, जहां पर मोदी और गहलोत ने साझा किया है एक ही मंच। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। मुंबई में पिछले सीटों पर बैठने वालों के लिए माफ कीजिए, सीट बेल्ट लगाने के नियम को अगले 10 और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस इन 10 दिनों के दौरान कार चालकों को पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। सीट बेल्ट चेकिंग को लेकर चलाए जा रहे अभियान का जायजा लिया हमारी संवाददाता श्रेया सिंह ने। मुंबई में बढ़ते एक्सीडेंट को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और साफ तौर पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया और उसमें अब गाड़ी में बैठे सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना जो है वो अनिवार्य कर दिया है। साफ तौर पर आप माहिम की तस्वीरें देख रहे हैं कि माहिम में जो ट्रैफिक हवलदार है वो उन सारी गाड़ियों को जो है वो रुकाते नजर आ रहे हैं जिसमें यात्रियों ने जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहना है। देखिए, इसके पहले तक आगे बैठे दोनों यात्रियों के लिए ही सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य था, लेकिन अब जो पीछे भी यात्री बैठे हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट लगाना जो है वो अनिवार्य हो गया है। पहले इसकी टाइम लिमिट जो है वो 31 अक्टूबर तक दी गई थी, लेकिन आप जैसे कि जानते हैं कि कई सारे जो यात्री है वो सोशल मीडिया पर नहीं रहते हैं, तो उन्हें इस सर्कुलर की जानकारी नहीं मिल पाई है कि 1 नवंबर से जो है वो लोगों को सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी है। तो ऐसे में मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो 10 दिन की मोहलत जो है वो और बढ़ा दी है और साफ तौर पर जो है 10 दिन में जो है मुंबई ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार लोगों को जो है ऐसे ही अवेयर करती नजर आएगी, क्योंकि लोग जो पीछे भी बैठते हैं उनकी कई सारी सड़क दुर्घटना में जो है वो मौत हो जाती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस लगातार जो है मुंबई की सड़कों पर उतरी है और ऐसी गाड़ियों को रुका रही है जिनमें पीछे बैठे यात्रियों ने जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहना है। और खास तौर पर जो है वो टैक्सी में जो यात्री बैठे होते हैं उनके लिए सीट बेल्ट की जो चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं होती। तो आप साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस जो है वो टैक्सियों को रुका के और उनको जो है वो अवेयर करते नजर आ रही है। खैर, मुंबई हो देश का कोई दूसरा शहर, लेकिन अब पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाना एक अनिवार्यता है और आप जानते भी हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कितना सुरक्षित रखता है आपको। तो ज़रूर पहनिए अपनी पिछली सीट बेल्ट पर भी अपनी पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट। चलिए, अब राजनीति की जगत से एक ऐसी खबर, एक ऐसी तस्वीर जो अक्सर कम देखने को मिलती है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत की। दोनों ने एक साथ राजस्थान के मानगढ़ में मंच साझा किया। मौका था मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का। दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी नजर आए।
मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद नहीं वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। गुजरात चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। आज गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके पड़ोसी देश से आए गुजरात के मेहसाणा और आणंद में रहने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे दी है। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल है। ये सभी शरणार्थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मूल के हैं। यह नागरिकता साल 1955 के कानून के तहत दी जाएगी। तो चलिए, खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं थामेंगे क्योंकि अब कल के बाजार की भी तैयारी कर रही हैं और उसके लिए आपके लिए, आप जानते हैं, रोज होता है कल का बाजार। तो ब्रेक के बाद आपके लिए होगा कल का बाजार दीपाली के साथ। नमस्कार।